नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे समाज विज्ञान विषय के साथ ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम लोगों का क्लास शुरू होने चल रहा है बच्चों, और हमारा जो आज का प्रश्न है, बिंदु है, वह है राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल पर हमारे जो प्रश्न आएंगे किस रूप में पूछे जाएंगे। समाज विज्ञान में अनवरत आप देखेंगे कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 नंबर का होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे 4 अंक के, वर्णनात्मक 2 के अंतर्गत 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और यह जो प्रश्न हमारे और आपके बीच एक परिचर्चा होने जा रही है 2024 को आधार बना करके, इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं उसके आधार पर यह प्रश्न यहाँ पर परिचर्चा की जा रही है, जो आपके लिए आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए एक सहायक बनेगा, काफी कारगर सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं। विषय क्या है? राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल पर पहला प्रश्न हमारा क्या होगा? बहुविकल्पी से संबंधित प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कौन सा प्रश्न है? बहुविकल्पी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। यहां यह जरूर याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़ा हुआ ऐसे दल से पूछ रहा कि स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यहां यह प्रश्न याद रखिएगा कि स्थापना जो हुई थी 1964 ईस्वी में। कब हुई थी? 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और वह किसे? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1900 कब हो रही है? 64 में। 1900 कब हो रही है? 64 में। अगर यही प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, मार्क्सवादी शब्द को हटा दिया गया है, ध्यान देना, मार्क्सवादी शब्द को यहां क्या किया गया? हटाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो देख रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही बच्चों कब? 1925 ईस्वी में। कब हो रही है? 1925 ईस्वी में। तो दोनों प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जब हो रही है तो 1964, और इसकी स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बच्चों 1925 में की जा रही है। बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहां हमें यह देखना है कि यहां मिलान करने से है, पार्टी है और पार्टी के अंतर्गत जिस पर चुनाव लड़े जाते हैं वह चिन्ह उसका क्या है, और इन चिन्हों में कौन सा चिन्ह इनमें सही नहीं है। तो पहला दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। क्या दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है बच्चों? कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय का चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों? हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान क्या है? हाथी है। सही है। क्या देखना है? सही नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह प्रश्न क्या है? पूरी तरह से गलत है। साइकिल जो है वह समाजवादी पार्टी का है। किसका है? जिसके संस्थापक मुलायम। तो यहां पर मुलायम सिंह यादव थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में जो यह दिया गया है, यह क्या है? साइकिल। यह गलत है, और गलत होने के नाते गलत पूछ रहा है तो यह उत्तर उसके आधार पर सही माना जाएगा। बने बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण है? राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल के निर्धारण के लिए वोटों का परसेंटेज चुनाव जीतने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आएंगी, कौन सी क्षेत्रीय। हमें यहां यह देखना है प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन क्षेत्रीय दल का क्या है?
उदाहरण नहीं है। तो जरा देखा जाए, असम गण परिषद निश्चित है यह क्षेत्रीय दल का उदाहरण है। यह क्षेत्रीय दल का क्या है? उदाहरण है। हमें क्या खोजना पड़ा? क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। शिवसेना महाराष्ट्र की क्षेत्रीय दल है। तेलुगु देशम तेलुगु तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है, प्रश्न बताना है, इसलिए यहां उत्तर हमारा जो सही होगा बच्चों वह कौन होगा? यह कि क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है, वह है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कौन सा है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा देखा जाए क्या है। अगला प्रश्न है, पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पार्टियों के बारे में कहा गया, इसमें देखना है कि गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। इन कथनों में कौन सही है? यहां कह रहा है कि ये जो कथन दिए गए हैं कौन कौन से? अ, ब, स। यहां आपको यह देखना है कि जो कहे गए हैं यह कथनों में कौन सा कथन सही है। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर यह देखा जाए तो कॉमन सी बात है कि चुनावी मुद्दे के चुनाव के समय, चुनाव के इर्द गिर्द राजनीतिक दलों का जो मुखौटा सामने आता है आम जनमानस के सम्मुख, जिस ढंग से इनके वादे किए जाते हैं, जिस ढंग से वादे कर से सत्ता में आने का प्रयास करते हैं और आते भी हैं, इनके वादे 5-5 बार सुनते सुनते जनता में निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि लोगों का ज्यादा इन पर भरोसा नहीं है। ये वादा करने वाले लोग कहे जाने लगे, क्योंकि जो कहा जाता उस पर अमल करने में इनका काफी अंतर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब कथनों में कौन सही है? तो ये सही है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। घोटालों की अगर पर चर्चा की जाए, इस देश के अंतर्गत यह जरूर दिखाई देता है कि नीतिज्ञ लोग, नीतियों के निर्माता, नीतियों के संचालक करने वाले, जितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं देश के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय संप्रभुता पर भी आंच आ जाती है उनके घोटालों से, यह सब नीतिज्ञ लोग हैं, नीति निर्माता लोग हैं, नीति संचालक लोग हैं। और इन घोटालों से इनका पर्दाफाश होने में समय लगता है और छूटते हैं। वहीं आम जनमानस छोटे छोटे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कानूनी पचड़ों पर पड़ करके अपनी जीवन को बर्बाद कर देता है। आज की व्यवस्थाओं में कटिया घर पर लाइट जलाने वाला बिजली का बिल न देने पर जेल जाता है। देश की संप्रभुता को लूट करके पूरा खेल खेल रहा है, उसे सिंहासन मिलता है, ऐसे कानून की व्यवस्थाओं में कहा जाता है। अपनी व्यवस्था को संचालन के लिए नहीं निर्वहन करने के नाते लाइट लेता है तो कटिया के चक्कर में जेल चला जा रहा है देश के अंदर। तो यहां यह जो बातें कही गई बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। अब वह भरोसा जैसा था वैसा दिखाई नहीं देता। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज, नेताओं के घोटालों की गूंज नहीं, बड़े बड़े घोटालों की गूंज सुनाई देती है।
तीसरा है सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं, सरकार चलाने के लिए पार्टी का होना मस्ट है। अगर पार्टियां नहीं रहेंगी, नीतियां स्पष्ट नहीं रहेंगी, केवल एक स्वतंत्र दल के द्वारा, स्वतंत्र लोगों के द्वारा चुनाव लाया जाएगा तो एक क्षेत्र परिवेश पर ही विकास होगा, पूरे राष्ट्र पर ध्यान नहीं जाएगा। तो यहां जो तीसरा कथन है यह कह रहा है यह बिल्कुल गलत है, लेकिन ये दो चीजें तो दिखाई देती हैं। तीन कथनों में कौन सा सही है? इन कथनों में आ और ब क्या है? सही है। कौन कौन सा सही है? आ और ब। विकल्प हमारा क्या है? आ ब स आ ब। तो यहां हम उत्तर ले लेते हैं कि इस विकल्प में हमारा बच्चों क्या है? आ और ब सही है। अगले प्रश्न को देखा जाए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव निशान हाथी, इनके संस्थापक हैं काशी राम। इनके संस्थापक कौन हैं? काशी राम। मायावती प्रमुख हैं इस समय हैं, लेकिन संस्थापक का प्रश्न पूछ रहा है तो संस्थापक में कौन आएगा बच्चों? काशी राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया कब हुआ? बहुत बार पूछा गया है, जरूर याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हो रहा है बच्चों 28 दिसंबर कब? 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया और इसके गठन के समय इसके संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. हुम और डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 72 अनुयायियों के साथ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन किया गया। लेकिन यहां का प्रश्न सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? 1885 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगले प्रश्न पर, भारत में हर दल को कहां अपने आप को पंजीकृत करना पड़ता है? भाई भारत के हर दल को अपने आप को किस जगह जाके पंजीकृत कराना पड़ता है? एक चुनाव के संदर्भ में लड़ने के कहां उन्हें पंजीकृत होना पड़ता है? तो यह कौन सी संस्था है जो उन्हें पंजीकृत करती है? योजना आयोग, चुनाव आयोग, संसद। तो बच्चों कहां है पंजीकृत जो कराना पड़ता है प्रत्येक दलों को? वह है चुनाव आयोग में। कहां कराना पड़ता है? चुनाव आयोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया। लेकिन इसे आपको याद नहीं रखना है 324 में, सिर्फ याद करना है कि पंजीकृत कहां कराया जाता है? चुनाव आयोग में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? अस्तित्व में कब आई? तो भारतीय जनता पार्टी 1972, 76। तो कब गठन हुआ था? 1980 में। कब गठन किया गया? 1980 के तहत इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज, किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज क्या कहलाता है? किसी अधिकारी को जो दस्तावेज सौंपा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? तो दस्तावेज जो सौंपा जाता है उसे कहा जाता है प्रमाण पत्र, विवरण, शपथ पत्र। क्या कहा जाता है? शपथ पत्र। बढ़े अगले प्रश्न पर, जिस देश में सिर्फ 2 दल हों वह किस तरह की दलीय व्यवस्था वाला देश कहा जाएगा? जिस दल में 2 ही दल हों, 2 ही दल का मतलब बच्चों है कि सत्ता जो है उन्हीं दोनों दलों के बीच में होगी, तीसरे दल में नहीं जाएगी। सत्ता का ट्रांसफर जो है या उस दल में या उस दल, जैसे रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी,
कॉमन सभा, लॉर्ड सभा। तो कहने मतलब संता का जो ट्रांसफर है दो ही दलों के बीच में चल रही हो, वहां द्विदलीय। तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश में दो दल हों। जिस देश में दो दल हों, इस तरह की दलीय व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? जहां दो दल होंगे तो वहां कहा जाएगा द्विदलीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? द्विदलीय व्यवस्था। किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाला, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से चुन लिया गया, निर्वाचित माने चुन लिया गया, और चुनाव होने वाले प्रतिनिधि का अगर किसी एक दल में चुन लिया गया और चुनाव होने वाले पदाधिकारी किसी अन्य दल में चले जाएं, चुने गए इस दल से, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद चले गए कहां? दूसरे दल में। चुने गए इस पार्टी से, चले गए उस पार्टी में। यही इसका प्रश्न का नेचर है कि किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का किसी अन्य दल से दूसरे दल में चले जाना, अन्य दल में चले जाना। जिस दल से चुने गए उससे हट करके कहां चले गए? दूसरे दल में। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दल बदल। पार्टी सम्मिलित होना नहीं, कार्यकर्ता दल का अनुयायी बनना नहीं, उसे कहा जाता है दल बदल, जिसे 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो दल बदल कानून लाया गया 10वीं सूची के अंतर्गत। तो यह क्वेश्चन, लेकिन आपको यही ध्यान देना है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को समाप्त करते हुए 10वीं अनुसूची के वहां तक डाला गया। अगला है, अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा है क्या? जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं, मां दो ही दल नहीं हो बल्कि छोटे छोटे अन्य दल हों, छोटे छोटे क्या है, और अन्य दलों का शासन सत्ता में सक्रिय योगदान भी होता है और शासन सत्ता में भाग भी ले रहे हो। तो यहां कहा कि जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं, वह देश किस तरह की दलीय, जहां एक है, जहां दो दल होंगे वहां क्या कहा जाएगा बच्चों? द्विदलीय। जहां अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सबका अपना अपना योगदान शासन सरकार बनाने में, उस दल को कहा जाता है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्था। कैसा कहा जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, चीन, अमेरिका। दो दलीय व्यवस्था वाला देश आपको याद रखना कौन सा है? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। आगे बढ़ें। जिस दल को चुनाव आयोग द्वारा विशेष सुविधाएं, अलग चुनाव चिन्ह दिया जाए, उसे कहा जाता है। जिस दल को चुनाव आयोग द्वारा, किसी भी दल को किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा विशेष सुविधाएं, अलग चुनाव चिन्ह दिया जाए, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? मान्यता प्राप्त दल, निर्दलीय, सुविधा प्राप्त दल, अंतरिम दल। तो क्या कहा जाता है? मान्यता प्राप्त दल। क्या कहा जाएगा? मान्यता प्राप्त दल। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसमें यह देखना है कौन सा ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नहीं है। कौन कौन सी पार्टियां हैं बच्चों? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? समाजवादी पार्टी। कौन सा नहीं है? समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमारा जो शुरू होने जा रहा है राजनीतिक दल पर, वर्णनात्मक क्वेश्चन है बच्चों, एक नंबर जो 4 अंकों में है। यहां यह देखना हमें उन विकल्पी का जो प्रश्न था उससे हमें वही क्वेश्चन को हम किस रूप में बड़े क्वेश्चनों में 4 अंकों के अंतर्गत लिखेंगे, यही आपको मूल उद्देश्य है समझने का, और मेरा भी उद्देश्य है समझाने का। यहां समझने का प्रयास करें कैसे लिखा जाए कि यह 4 अंकों का है। तो यहां देखिए, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
तो आज लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल एक मेरुदंड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह हमारे यहां प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रतिनिध्यात्मक शासन है। प्रतिनिध्यात्मक शासन का अर्थ है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन की सत्ता का भागीदारी बनते हैं और इनका चुनाव प्रतिनिधात्मक और प्रतिनिधात्मक होना इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था है वह छोटे छोटे नहीं, यूनानी नगर राज्यों की प्राचीन व्यवस्थाओं की तरह आज शासन का यह स्वरूप काफी बड़े क्षेत्रों पर होने जा रहा है। और राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना आवश्यक है कि नहीं? लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। जैसे लिखेंगे कैसे? देखें आप कि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की बहुत आवश्यकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। अब आवश्यकता क्या है कि राजनीतिक दल, अगर मान लीजिए आवश्यकता, तो अगर राजनीतिक दल ना होते, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि राजनीतिक लोकतंत्र हो लेकिन राजनीतिक दल ना हो, क्या ना हो? राजनीतिक दल ना हो, तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होगी। चुनाव के समय अगर आप सब कल्पना करिए कि देश में जो चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक पार्टियां ना हो और चुनाव होगा, तो आप बताओ चुनाव कैसे लड़ेंगे? स्वतंत्र रूप से, या आप जिसे क्या कहते हो, निर्दलीय रूप से लड़ेंगे। और जब निर्दलीय लड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से चलेंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, तो सरकार बन जाएगी। यह भी सत्य है कि सरकार बन जाएगी, लड़ेंगे जीतेंगे तो सरकार तो बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता निश्चित तौर से संदेहास्पद होगी, संदेह होगी, संदिग्धता पर होगी। कैसे होगी? संदिग्धता पर। देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। सबसे पहले उसकी शासन में संदिग्धता क्या होगा? कोई राजनीतिक रिस्पांस नहीं है, पर प्रत्येक लोग अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़कर आ गए क्योंकि कोई पार्टी है नहीं। और जब ये चुनाव लड़कर आ गए तो देखेंगे उस समय शासन व्यवस्था कैसे चले, इसके लिए अपने क्षेत्रों पर लोग ज्यादा जरूर ध्यान देंगे। लेकिन देश के शासन के लिए कोई अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानेगा। पहला कारण है उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाएगा। राष्ट्र के प्रति जो उत्तरदायित्व है, देश जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, उसका अभाव होगा यदि राजनीतिक दल नहीं होगा। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। राजनीतिक दल का उदय ही, राजनीतिक दल की महत्ता ही इसलिए है कि यह किससे जुड़ा है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की व्यवस्था से जुड़ा ही है। जब समाज बड़े जटिल हो जाते हैं तो विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। क्या कह रहा है कि राजनीतिक दल जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से, और जब समाज में जटिलता आ जाएगी, समाज का क्षेत्र शासन का ब्यौरा बड़ा होगा, तो अलग अलग मुद्दों पर विचारों को समेटने के लिए, सरकार की नजर में लाने के लिए माध्यम की जरूरत जरूर होगी। और विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होगी ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने, उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन और विरोध करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल
लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। यदि राजनीतिक दल न रहे तो देश की नीतियों का स्पष्ट ब्यौरा जो भी रहेगा वह स्पष्ट नहीं रहेगा और नीतियों का पर कोई व्यक्तिगत रूप से रिस्पांस नहीं होगा। और राजनीतिक दल के माध्यम से जो अपने उसके प्रतिनिधि आते हैं, इन प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से अपने जिन नीतियों की वजह से जनता में जो संदेश दे करके आए हैं, उन पर उनका दायित्व भी है कि वह उस कार्य को करें। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले 5 सालों में या शासन के तहत उसे पच्चू जहां होगा, वहीं अगर शासन सरकार में आती है तो जो कहकर आए हैं वह यही प्रतिनिधि ऐसे सरकार से कार्य भी करवाती है। तो यहां पर हमने देखा कि राजनीतिक दलों के लिए दूसरा हमारा जो प्रश्न है वह है दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। जो दल है, जो राजनीति में लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल के माध्यम से ही सत्ता पर पहुंचा जाता है और सत्ता पर पहुंच करके अपनी नीतियों का जो जनता के द्वारा समर्थन किया गया वो आए हैं, वह नीतियों को लागू करने के लिए आज इस लोकतंत्र के अंतर्गत प्रश्न पूछ रहा है कि दलीय व्यवस्था, दलों की व्यवस्था कितने प्रकार की है। तो बच्चों, आज पूरे लोकतंत्र के अंतर्गत विभिन्न देशों में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था है। कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था है? 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था दिखाई पड़ती है। पहली दलीय व्यवस्था जो है एक दलीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? एक दलीय व्यवस्था। और यह एक दलीय व्यवस्था उन देशों में पाई जाती है, कहां पाई जाती? जहां एक ही राजनीतिक दल का गठन होता है। केवल एक राजनीतिक दल का गठन होगा, बाकी दलों का गठन होता ही नहीं। ऐसे देशों में राजनीतिक दलों का गठन असंभव सा होता है। केवल एक दल रहेगा, अन्य दलों का गठन हो ही नहीं सकता। एक ही दल को देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है, अन्य दल आएंगे नहीं। केवल एक ही दल राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या लगा? अधिकार रहता है। द्वितीय महायुद्ध के पहले अगर देखा जाए एक दलीय व्यवस्था का प्रयोग, द्वितीय महायुद्ध के पहले जर्मनी, पूर्वी जर्मनी में नाजी जो हिटलर के नेतृत्व में, इटली में देखा जाए तो फांसीवाद, नाजीवाद और फांसीवाद की जो पार्टियां हैं यह एक दल ही हैं। दूसरे दल को वहां पनपने ही नहीं दिया गया। और दल इसी तरह के वर्तमान में भी अगर देखा जाए, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की घटना है। वर्तमान में देखा जाए तो एक दलीय व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है चीन। एक दलीय प्रणाली के अस्तित्व में है और वहां केवल एक दल है, और वह दल कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। यहां एक दल होंगे, एक दल के अलावा किसी अन्य दल का उदय होने ही नहीं दिया जाएगा। तो बढ़े, दूसरा है कि दलीय व्यवस्था एक दलीय हो सकती है। दूसरा द्विदलीय प्रणाली। 2 दलीय प्रणाली का अर्थ क्या है बच्चों? 2 दलीय में 2 ही दल, कितने? 2 ही राजनीतिक दल राजनीति में क्या लेंगे? भाग लेते हैं। 2 दलीय व्यवस्था में केवल 2 ही दल राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और जब 2 ही दल केवल राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेंगे तो ऐसे प्रणाली को क्या कहा जाएगा? द्विदलीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं या द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। ऐसे देश में या तो अन्य राजनीतिक दल अस्तित्व में होते ही नहीं, 2 दलों के अलावा अस्तित्व में आएंगे ही नहीं। यदि वे होते हैं तो उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। और वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली अस्तित्व में है। कहां कहां द्विदलीय प्रणाली है? अमेरिका और इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो 2 दलीय प्रणाली है। यहां यह ध्यान देगा, द्विदलीय प्रणाली के अन्य दल होते ही नहीं। अगर होते हैं
ऐसा नहीं होते। अगर हो भी गए तो उनका शासन सत्ता में विशेष कोई योगदान नहीं होता। तो ऐसी प्रणाली को हम बच्चों क्या कहते हैं? द्विदलीय प्रणाली। और तीसरी प्रणाली आपकी क्या है? बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय का मतलब वही कॉन्सेप्ट, यहां जब एक रहेगा तो एक दली, दो हो गया तो दो दली। बहुदलीय का मतलब दो से अधिक दलों का, कितने से? दो से अधिक दलों का राजनीतिक, दो से अधिक दल जहां होंगे वहां कौन सी प्रणाली कही जाएगी? बहुदलीय प्रणाली। जब किसी देश में कई राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है, किसी देश में क्या कई का मतलब क्या? दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है बच्चों, तो किया जाता है, अनेक दल देश की राजनीति को प्रभावित भी करने की स्थिति में होते हैं, तो ऐसे देश को बहुदलीय प्रणाली वाला देश कहा जाता है। और बहुदलीय प्रणाली का अगर देखा जाए उदाहरण, तो यहां भारत अपना तो है ही है, साथ ही साथ फ्रांस, और कहने का मतलब भारत बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में आते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली में आप क्या कहोगे? दो या दो से अधिक दल रहते हैं और शासन सत्ता में भी उनका योगदान होता रहता है। तो ऐसी प्रणाली को हम क्या कहेंगे बच्चों? बहुदलीय प्रणाली। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलें अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं वर्णनात्मक क्वेश्चन में, अगला प्रश्न है, राज्य के राजनीतिक दल मतलब जो चुनाव में आते हैं पार्टियां, राज्य के कौन? राजनीतिक दल और राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लेख कीजिए। राज्य के राजनीतिक दल, यहां ध्यान देना, किसके? राज्यों में जो राजनीतिक दल हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल। और फिर राष्ट्रीय दल, केंद्र की जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल, इनकी मान्यता के लिए चुनाव आयोग द्वारा क्या शर्तें रखी गई हैं? किसे हम कब राष्ट्रीय दल मानेंगे, कब क्षेत्रीय दल मानेंगे? तो सारा दल, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल के मानने का आधार वोट परसेंटेज ही है या अधिक का चुनाव जीतना है। अगर राज्यों से ज्यादा चुनाव जीतने का ही आधार। अब इसमें क्या मान्यता रखी गई है यह आपको याद रखना है। देखिए कैसे लिखेंगे? राष्ट्रीय स्तर जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियां जैसे समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस आदि। राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। किसके द्वारा दिया जाएगा मान्यता? चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती। और मान्यता कैसे प्रदान की गई है, इसके लिए शर्तें हैं। कैसे, किसको हम चुनाव आयोग कैसे मान्यता देता है, यही जानिए। किस पार्टी को कब मान्यता दिया? तो राष्ट्रीय दल हुआ। अब कब मान्यता देगा तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी या राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी। इसके लिए क्या जो शर्तें चुनाव आयोग ने रखी हुआ है, यहां पहले ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय दल पर कोई दल, चाहे जो दल हो, यदि लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, अगर वह चुनाव लड़ते समय लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय होता है। कितना हो रहा है? 4 सीटें। लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है? 4 सीटों पर विजय होती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। 4 सीटें अगर उसने निकाल ली तो उसे क्या मान लिया जाएगा? राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी शर्त भी रखी गई है, कोई दल लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मत, लोकसभा में जो वोट पड़ा है उन वोटों का, कुल मतों का, अथवा 4 राज्य की विधानसभा चुनाव में, पहला क्या कहा? कोई दल लोकसभा में जो डाले गए मत हैं, जितना मत पड़ा है, अगर यह हो, अथवा
राज्य की जो राज्य में क्या है, विधानसभा का चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। लोकसभा में यदि डाले गए कुल मतों का वह कितना प्राप्त करता है, 6%, तब भी अथवा कह रहा है कि 4 राज्य की विधानसभा में कुल पड़े वोटों का यदि वह 6% प्राप्त करता है, 4 राज्य में केवल 6% प्राप्त करता है तो उसे बच्चों क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हुआ। लोकसभा के चुनाव में जरा बताओ कितने सीटें, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें। दूसरी शर्त क्या रखी गई है, दूसरी शर्त रखी गई है कि कुल डाले गए लोकसभा के चुनाव के समय कुल डाले गए मतों का चाहे 6% हो अथवा 4 राज्यों की विधानसभा में जो चुनाव पड़े हैं उसमें डाले गए मतों का कितना हो, 6% हो, तो उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब बात आती है, ये तो राष्ट्रीय दल के संदर्भ में 2 बातें कहां कही गई, राष्ट्रीय दल। अब भाई कि इन शर्तों के अलावा राज्य में जो राजनीतिक दल हैं जिसे हम क्षेत्रीय दल कहेंगे, राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें रखी हैं, उनके लिए रखा गया कि राज्य स्तरीय दल जो विधानसभा में चुनाव में कितने प्रतिशत, 6% वोट प्राप्त कर लेता है। राज्य स्तरीय में क्या कहा गया कि विधानसभा के चुनाव में कितना वोट प्राप्त कर लेता है, 6% वोट प्राप्त कर लेता है और कम से कम 2 सीटों पर विजय प्राप्त होता है तो चुनाव आयोग द्वारा उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। क्लियर होगा कितना कि जब देखिए राज्य स्तरीय दल विधानसभा होती, विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा के चुनाव में कितना वोट पा रहा है, 6% वोट, और कम से कम 6% वोट भी प्राप्त करे और कम से कम 2 सीटों पर विजय प्राप्त करता है तो चुनाव आयोग उसे उस राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे देती है। चले बच्चों आगे प्रश्नों पर, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है। तो 2 क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी पार्टी। कौन सा है? समाजवादी। समाजवादी की स्थापना किसके द्वारा? मुलायम सिंह यादव ने की। और एक सशस्त्र राजनीतिक दल, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है। तो क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी हमारा क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। आगे है राष्ट्रीय दल। इस दल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह। इस दल के कौन है? चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह ने किया था। इस दल की स्थापना चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह ने किया था। इस दल का प्रभाव अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यह दल अपने को किसानों का हिमायती सिद्ध करने का प्रयास करते। तो 2 प्रमुख दल कौन कौन से हुए? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? वर्णनात्मक 2 या 6 अंकों का प्रश्न है। तो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। तो 6 अंकों में भी देखिए क्या दे रहा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो तुरंत स्थापना बताइए। इसकी स्थापना कब हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बच्चों हो रही है 1980 में। इसकी स्थापना कब? देखिए कैसा पूछ रहा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? 1980 में जनता पार्टी के विभाजन के फलस्वरूप इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। लेकिन 1980 में किसके विभाजन पर? जनता पार्टी थी, उसके विभाजन के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की क्या हो रही है? स्थापना हुई। कब? 1980 में। और अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रथम
अध्यक्ष चुने गए। पहले क्वेश्चन का, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। क्यों हुई? कि जनता पार्टी से विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद इस पार्टी का गठन हो रहा है और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अब आती है इसकी प्रमुख नीतियां, कार्यक्रम क्या है का उल्लेख करना है तो थोड़ा सा इतिहास भी इसका जाने कि 80 में चुनाव हुए। 1996 में लोकसभा के चुनाव पार्टी ने अपने सहयोगी दलों, किसके साथ? स्वयं अकेले नहीं बल्कि अन्य दलों से मिलकर के, साथ मिलकर 194 स्थानों को जीत करके देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई। कब? 1996। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई और बड़ी पार्टी होने के नाते, देश की सबसे बड़ी पार्टी हुई उस चुनाव में होने के नाते राष्ट्रपति द्वारा पार्टी के नेता को सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जो पार्टी सबसे बड़ी होगी उसी को राष्ट्रपति क्या करेगा? सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और आमंत्रित करते श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बने और अन्य दलों के साथ मिलकर के एक मिली जुली सरकार का गठन किया। आमंत्रित हुए कब? 1996 और इनके द्वारा एक मिलीजुली सरकार का गठन किया। परंतु यह सरकार 1996 जो गठित हुई थी केवल 13 दिन तक ही चल सकी, क्योंकि मिलीजुली सरकार का के द्वारा गठन किया गया। तो कहने का मतलब 13 दिन इसलिए चल पड़ी क्योंकि लोकसभा में किसी भी सरकार को शासन चलाने के लिए विश्वास मत प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन 13 दिन के प्रयास के बावजूद भी इनके द्वारा विश्वास मत हासिल नहीं किया जा सका और यह सरकार क्या हो गई? गिर गई, असफल रही। 1996 के बाद बच्चों 1998 में भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ ही फिर सत्ता में वापसी करती है आई और 2004 में यह दल पुनः पराजित हुआ। तो 96 में बड़ी पार्टी और यहां देखा जाए तो 13 दिन 98 सहयोगी दलों की सत्ता में आ रही है। 2004 में आते आते यह दल क्या हो गया? पुनः पराजित हुआ। 2014 और 2019 के पुनः यह दल सत्ता में आया। भाजपा की प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। इसके नीतियां और कार्यक्रम जो हैं वह निम्नवत हैं। इसकी नीतियां क्या हैं, इसके कार्यक्रम क्या हैं? अब पहले आपने क्या बताया? गठन कब हुआ, गठन होने का परिणाम क्या हुआ, कैसे गठन हुआ, यह तो बताए। अब इनकी जो प्रश्न में पूछा गया था कि इनकी नीतियां क्या हैं, तो सबसे पहले इनकी भारत में सभी सरकारी उच्च पदों पर, भारत में जितने भी सरकारी पद उत्पन्न हैं, पदों पर भारतीय मूल के लोगों को, नैसर्गिक भारतीय नागरिकों को ही योग्य ठहराने वाले कानूनों का निर्माण करना। जितने भी उच्च पद पर हैं उस पर केवल भारत के मूल के लोगों को ही रखने के लिए या उन्हें योग्य ठहराने के वाले कानून को वैध माना गया या निर्माण किया गया। दूसरा है, इनकी नीतियां थी जनसंख्या नियंत्रण, जनता का आंदोलन बनाना। जनसंख्या पर नियंत्रण पर कानून संसद का नहीं बल्कि जनता के का आंदोलन इसे बनाया जाए और बिना किसी जोर जबरदस्ती के 2 बच्चों से अधिक सरकारी लाभ की नीति, साथ ही लड़की होने पर सरकार लाभ की नीति को लागू किया। जोर जबरदस्ती नहीं, लड़की होने पर उन्हें विशेष पुरस्कृत करने की बात कही गई, इनकी नीतियों का प्रमुख आधार रहा। पाकिस्तान के साथ आपसी हितों के मामले में अस्थायी हल करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करना, इनका सबसे प्रमुख था। अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के द्वारा आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण का लक्ष्य रखते हुए भारत के एक प्रमुख ध्रुव के रूप में स्थापित करना, विश्व में भारत की स्थिति और मजबूत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की एक अधिक सार्थक और ठोस भूमिका निश्चित करना, इनकी एक नीति रही। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनकी भी एक नीति है, भारत की अस्थायी सदस्यता दिलाने का प्रयास करना।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में स्थापित। जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पूर्व में शांत प्रक्रिया को तेज करना, कश्मीरी पंडितों अन्य विस्थापित लोगों को उनके मूल निवास में वापस सुरक्षित करना। कश्मीरी पंडित जो एक समय था उन्हें निकाला गया था, उन्हें उनके मूल स्थान पर पुनः स्थापित करना इनकी नीतियां। महिलाओं के सर्वांगीण और सशक्तिकरण के प्रतिबद्धता। भाजपा संसद और विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण के किसी भी सर्वसम्मत फार्मूले के तहत कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कानून बना भी दिया गया है, जिसके लिए प्रतिबद्ध है। इनकी यह प्रमुख नीतियां रही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रश्न विकल्प में भी था पहले, तो यहां देखिए इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं बार बार, तो ध्यान देना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब। तो स्थापना कब होती है बच्चों? स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1885 में हुई। और इसी राजनीतिक दल के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया गया। 1885 में राष्ट्रीय संग्राम में भी इसी के तहत भाग लिया गया। और इसकी स्थापना किसके द्वारा हो रही है? एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी एओ हुम द्वारा, जो अंग्रेज था। इसकी स्थापना भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो कौन था? जो अंग्रेज था, एओ हुम द्वारा की गई। अब बात आती है कांग्रेस की स्थापना कब और किसने। तो किसने किया? एओ हुम ने। कांग्रेस की स्थापना आईसीसी अधिकारी एओ हुम द्वारा किया गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय इस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो सन 1964 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भारत के प्रधानमंत्री रहे, इसी पार्टी से थे। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय इस पार्टी के नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या बने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। 1969 में कांग्रेस का बच्चों क्या हो जाता है? विभाजन हुआ। कांग्रेस दो गुटों में बट रही है। एक गुट कांग्रेस सत्तारूढ़ कांग्रेस, तो दूसरे को कांग्रेस संगठन के नाम से जाना गया। कांग्रेस सत्तारूढ़ कांग्रेस या कांग्रेस संगठन के नाम से जाना गया। और 1971 में हुए लोकसभा के चुनाव में, कब? 71 सत्तारूढ़ कांग्रेस, जिसे इंदिरा कांग्रेस का भी नाम दिया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस को क्या नाम दिया गया? इंदिरा कांग्रेस का नाम भी दिया गया। को बड़ी शानदार सफलता मिली और पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। किंतु उसी समय इमरजेंसी, आपातकालीन घोषणा अर्थात इमरजेंसी लागू हुआ। 1975 के लागू करने के कारण 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव में इन्हें भारी बहुमत से, कहा जाए भारी बहुमत नहीं बल्कि भारी हार का सामना करना पड़ा। और 1984 में हुए चुनाव के पश्चात भी पार्टी ने केंद्र सरकार का गठन किया। सन 1991 में हुए चुनाव में यद्यपि कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी अन्य दलों के समर्थन से दल सरकार की स्थापना करने में सफल हुआ और श्री नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और दल द्वारा संयुक्त मोर्चा द्वारा बनाई गई सरकार का बाहर से समर्थन हुआ। सन 1998-99 हुए चुनाव में दल को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई और दल लोकसभा में विरोधी दल के रूप में कार्य करता रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संदर्भ में और 2004 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 2004 में हुए लोकसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी
लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई और इसे 145 स्थान पर पार्टी के नेतृत्व में अनेक दल ने मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया और गठन द्वारा बहुमत जुटा लेने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया, परंतु उनके द्वारा प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार कर देने के बाद कांग्रेस द्वारा मनमोहन सिंह को अपना नेतृत्व चुन लिया गया। 20 मई 2004 को वे प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में मिली जुली सरकार का गठन किया गया। इस मंत्रिमंडल को 22 मई 2004 को राष्ट्रपति द्वारा पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद 2009 में एक बार फिर इस गठबंधन की ही सरकार बनी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बने। 2014 के आम चुनाव में जब कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे मात्र 44 सीटें मिल सकी। इस समय कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रहा है। कहने का मतलब जब हम दीर्घ उत्तरी को लिखते हैं तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में देखिए सिर्फ क्या पूछा गया है बच्चों। यहां आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दीर्घ उत्तरी के प्रश्नों के अंतर्गत जब हम क्वेश्चन को लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की, स्पष्ट कर दिए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की इतिहास और इतिहास के साथ साथ किसने की, ये तो क्लियर हुआ किसने किया, कब किया। दो प्रश्नों से ही नहीं होगा, बल्कि कब हुआ, कब से, कौन कौन प्रधानमंत्री हुए, क्या कंडीशन गुजरे, कब वह सत्ता पक्ष में रही, कब विपक्ष में रही और आज उसका क्या रोल है। अगर यह तीन चीजें याद रहा कि हाँ एक सत्ता पक्ष में के रूप में भारतीय कांग्रेस ने जहां पंडित जवाहरलाल जैसे लीडर को दिया, वहीं इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ, आने के बाद आपात आया, आपात के बाद कंडीशन क्या हुआ, राजीव गांधी का शासन आया, राजीव गांधी के शासन काल में भी घटनाएं, फिर 91 में आके पीवी नरसिम्हा राव जो एक कहा जाए जिनके शासन काल में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह, और इसी समय 73वां संशोधन भी लाया गया। तो कहने का मतलब एक शासन के तहत एक लंबे क्वेश्चन को लिखने के लिए ध्यान देना होगा कि वह उसका गठन और गठन के लिए उसका कार्यकाल क्या चला और उन कार्यकाल के अंतर्गत आज उसकी कंडीशन क्या है, यह दर्शाना होता है। तो चलें अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका का चर्चा करें। राजनीतिक दलों में की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक दल क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं। तो राजनीतिक दलों की देखिए यहां का बता रहा भूमिका। तो राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका आप जानिए कि एक पार्टी की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहली बात है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। सबसे पहली भूमिका किसी भी राजनीतिक दल की होती यही है कि उनका सरकार बनाना। सबसे पहली भूमिका क्या है, राजनीतिक दलों का सत्ता पर आना और सत्ता पर आकर के क्या सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य क्या, सरकार बनाना। इसकी सबसे अगर देखा जाए तो प्रमुख भूमिका है। जैसे दल ही सरकार बनाते हैं, दल ही क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, चलाते हैं। दल चुनाव जीतता है, वह सरकार बनाता है, महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टी नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती, फिर उन्हें मंत्री बनाती ताकि पार्टी की इच्छा अनुसार शासन चला सके। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है बच्चों, शासन सत्ता को चलाना, सरकार बनाना। दूसरा राजनीतिक दलों का काम अगर देखा जाए भूमिका क्या है, मान लीजिए सत्ता में नहीं आई, तो सत्ता में नहीं आई तो विपक्ष के रूप में काम करना। किसके रूप में, विपक्ष के रूप में काम करना, इसकी भी भूमिका है एक राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल सत्ता में ही आए ऐसा नहीं, वह विपक्ष में भी उसके बहुत सारे कामों विपक्ष की भूमिका में काम करता है। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं और इनका काम है सरकार की गलत नीतियों
और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ अपनी अलग राय भी रखते हैं और विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं। शासन सत्ता पर अगर विपक्ष न रहे, लोकतंत्र के अंतर्गत अगर विपक्ष न रहे, तो शासन की नीतियों का सही जा रहा गलत जा रहा है अगर जनता के बीच में जाने ले जाया जाता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? विपक्ष की। और विपक्ष ऐसे प्रश्नों को उठाता है जहां सरकार अपनी नीतियों पर असफल होती दिखाई देती है। तीसरा है जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दल का सबसे दूसरी भूमिका है जनमत को अपने पक्ष में करना, जनमत के रूप में का जनमत को अपने पक्ष में लाना। चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता के राजनीतिक शिक्षा देने का भी काम करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सकते हैं। अपनी नीतियों को, अपने कार्यों को जनता के बीच में ला करके जनता को प्रशिक्षित करने का भी काम करते हैं। तो एक राजनीतिक दलों का रूप में जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। तीसरा, यहां देखा जाए कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनता तक पहुंचाना। राजनीतिक दल के माध्यम से सत्ता में आने के बाद कल्याणकारी कार्यक्रमों को कहां जनता तक पहुंचाना दल ही है जो सरकारी मशीनरी द्वारा या सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों के बीच पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों को अपने करीब मानते हैं। दल को भी लोगों की मांगों को ध्यान में रखना होता है और जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकती है। अगर ध्यान न रखें तो हरा भी सकती है। तीसरा, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अधिकांश लोकतांत्रिक एवं चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं और भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। तो राजनीतिक दलों का नीतियों कार्यक्रम जनता के सामने रखना। जनता सत्ता में पहुंचने के पहले अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों को, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों के मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद और उस नीतियों के कार्यक्रमों को चुनते हैं। लोकतंत्र में सामान मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जाए। दल तरह तरह के विचारों और बुनियादों की राय तक समेट लाता है और सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुसार ही नीतियों पर कार्य करती है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की एक महती भूमिका है। जहां विपक्ष के रूप में कार्य करता है दल, वहीं सत्ता के साथ कार्य करता है, वहीं जनता के बीच में अपनी नीतियों को लाकर प्रस्तुत करता है, जनता को राजनीतिक विषय बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करता है। तो यह इसकी एक देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विधायकों तथा संसद सदस्यों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह प्रायः एक ही सत्ता से आने वाले लोग चुनाव के समय तो पार्टी के साथ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो दल को बदलते रहते थे, कई पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, या महत्वपूर्ण पदों को लेने के लिए। आप उनको अपनी योजना के अनुसार उनसे जो चाहत होती है, अगर वह पार्टियां नहीं देती तो दल को बदल देते हैं। तो यहां कह रहा है कि विधायकों तथा संसद सदस्यों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान में क्या संशोधन किया गया? दल बदल का साधारण अर्थ क्या है? दल बदल का बच्चों एक ही अर्थ है, एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना। दल बदल क्या कहोगे? एक दल से दूसरे दल में क्या हो जाना? सम्मिलित होना। और दल बदल की प्रथा को बंद करने के लिए 1985 में, कब? 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया कि इस प्रथा को क्या किया जाए? एक दल से बदल करके दूसरे दल में चला। इसे समाप्त करने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के लिए संविधान के अंतर्गत क्या 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल की प्रथा को नियंत्रित किया जा सके। दल बदल कानून की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी क्या विषय? यदि एक व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है
किस सूची के तहत? 10वीं अनुसूची के तहत कर दिया तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दल बदल के आधार पर किसी की सदस्यता अगर निरस्त कर दी जाती तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि एक व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो विधानसभा या का राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दल बदल कानून पार्टी के प्रति निष्ठा को रोकने से सरकार की स्थिरता प्रदान करता है। यह पार्टी के समर्थन के साथ साथ और पार्टी की घोषणा पत्रों के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों की पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त पार्टी को अनुशासन का बढ़ावा देता है। तो दल बदल से जहां एक पार्टी सत्ता से प्रलोभन से या किसी कारणों से या सत्ता पक्ष के द्वारा विधायकों को अपने खरीद फरोख्त की बातें आती थी, इस नीतियों के तहत यहां पर अंकुश लगाया गया। तो दल बदल 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत लाया गया। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही। शेष बातें अगले क्लास में हम लोग पुनः पर चर्चा करेंगे। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हों